हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छा, पिछली वीडियो में हमने एक चैप्टर पढ़ा था इंग्लिश का जिसका नाम था फ्लाइंग टुगेदर। अब उसी पे बेस्ड हमें वर्कशीट करनी है। ये हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 4, राइट। चलिए देखते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। अब इसका प्रश्न एक है, फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द आंसर गिवन बिलो। अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। जैसे अभी तक हम हमेशा सवालों के जवाब देते थे, इस बार हमें जवाब पहले दिए हैं और हमें सवाल लिखने हैं उन जवाबों के लिए। ओके, तो एक एक करके हम ये सारे जवाब पढ़ेंगे, उसके बाद हम उनके लिए सवाल फ्रेम करेंगे। ओके, तो पहला जवाब है द कलर ऑफ द गूज। हम ये वाला पढ़ रहे हैं। द कलर ऑफ द गूज इज वाइट, मतलब गूज का रंग वाइट है। तो अगर हमारा सवाल है गूज का रंग सफेद है, तो उसका प्रश्न क्या होगा? यही होगा कि गूज का रंग कौन सा है। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में फ्रेम करूंगी तो मेरा सवाल बनेगा, व्हाट इज द कलर ऑफ द गूज? ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, व्हाट इज द कलर ऑफ द गूज। अब हमारा अगला उत्तर है, इट लिव्स ऑन अ ट्री। ये पेड़ पर रहता है। तो अगर हम बोल रहे हैं जवाब में कि ये पेड़ पर रहता है, तो इसका सवाल यही होगा कि ये कहाँ रहता है। तो इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे, वेयर डज इट लिव। अब नेक्स्ट पर आते हैं, इट फ्लाइज इन द स्काई, मतलब ये आसमान में उड़ता है। तो अगर मैं ये कह रही हूँ अपने जवाब में कि आसमान में उड़ता है, तो इसका सवाल यही होगा कि ये कहाँ उड़ता है। तो इसका क्वेश्चन होगा, वेयर डज इट फ्लाई। अब हम आगे देखते हैं। आगे है, इट हैज लार्ज वेब्ड फीट। इसके बड़े बड़े वेब्ड फीट होते हैं। अब वेब्ड फीट क्या होता है? अभी जब हम और पक्षियों को देखते हैं तो उनके जो पैर होते हैं, पैरों में उंगलियों जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। तो बाकी बर्ड्स के पैरों में सिर्फ ये तीन उंगलियों जैसा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब इन उंगलियों के बीच में एक झिल्ली होती है, जैसे हमारी पतली सी खाल हो, वैसा स्ट्रक्चर जब होगा तो उसको हम वेब्ड फीट कहते हैं। और ऐसे फीट उन एनिमल्स के उन बर्ड्स के होते हैं जो पानी में तैरते हैं। तो ये जो पैर हैं, उनको वेब्ड फीट जो हैं इनके, ये इनको हेल्प करते हैं पानी में तैर पाने के लिए। तो अगर हमारा उत्तर है इट हैज लार्ज वेब्ड फीट, तो हमारा सवाल क्या होगा? हमारा सवाल होगा, व्हाट काइंड ऑफ फीट डज इट हैव, मतलब किस तरह के पैर इन पक्षियों के होते हैं। समझ आया? चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स से हमें जो ब्लैंक्स हैं, जो ये रिक्त स्थान है, इनको भरना है। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करें। मतलब किसी संज्ञा के बारे में जो हमें बताएं कि वो सुंदर है, वो छोटा है, बड़ा है, या नीले रंग का है, हरे रंग का है। मतलब जो किसी भी संज्ञा के बारे में बताएं हमें, उनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने हिंदी में पढ़ा है। वर्कशीट 1 में जब हमने चैप्टर पढ़ा था लोन को गार वाला, तो उसमें हमने कुछ ऐसे शब्द भी पढ़े थे। तो विशेषण जो होते हैं हिंदी में, उनको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, और एडजेक्टिव्स को ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो अगर आपको विशेषण आता है तो आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स भी
आ जाएगा अच्छे से। तो अभी हम यहाँ पे सवाल देखते हैं। पहला है माय मदर बेक्ड अ डैश केक, मेरी मम्मी ने डैश केक बेक किया। कैसा केक बेक किया? वो बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, ब्यूटीफुल भी हो सकता है, टेस्टी भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, राइट। अगला सवाल है रीमा इज अ डैश गर्ल, रीमा डैश लड़की है। तो रीमा, जैसे यहाँ पे ये छोटी सी बच्ची दिखाई है, शायद यही ये बताना चाहते हैं। तो रीमा जो है वो क्यूट भी हो सकती है, वो स्मॉल भी हो सकती है, वो नॉटी भी हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से, आपको जो भी वर्ड अपने हिसाब से जो अच्छा लग रहा है आप उसको यहाँ पे चूज कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होना चाहिए, मतलब वो रीमा के बारे में कुछ बताना चाहिए उस शब्द को। अगला प्रश्न है दैट डैश शर्ट इज माइन, मतलब वो डैश शर्ट मेरी है। अब यहाँ पे ये नीले रंग की शर्ट है, तो ये नीली शर्ट भी हम कह सकते हैं कि वो नीली शर्ट मेरी है, या वो या आप सोचिए और क्या क्या हो सकता है। तो मुझे तो नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से तो मैं अगर लिखती तो मैं लिखती दैट ब्लू शर्ट इज माइन। तो आप कुछ और भी अगर लिखना चाहते हैं जो इस शर्ट के बारे में डिस्क्राइब भी करता हो और जो इस सेंटेंस को कंप्लीट भी कर दे, तो वो आप यहाँ पे लिखिए, राइट। द ओल्ड गूज वॉज, जो बूढ़ा गूज था वो था डैश, वो क्या थे? इस चैप्टर में तो उन्होंने लिखा है कि वाइज थे। हम तो और भी चीजें भी लिख सकते हैं, एक तो हम यही लिख सकते हैं द ओल्ड गूज वॉज वाइज। इसके अलावा हम लिख सकते हैं द ओल्ड गूज वॉज वाइट इन कलर, वाइट। और इस तरह के और भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है द हंटर हैज अ डैश गन। अभी इनकी जो ये जो हंटर है, इनकी जो गन है इट इज अ लार्ज गन। तो ये गन के बारे में बता रहे हैं कि गन जो है वो लार्ज है। तो इस तरह से यहाँ पे आप और भी वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अभी प्रश्न नंबर 3 है मैच द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शंस, शॉर्ट फॉर्म्स। तो यहाँ पे कुछ आपको शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं और यहाँ पे आपको उनके फुल फॉर्म्स दिए हैं, ठीक है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म्स को उनके कंप्लीट फॉर्म से जोड़ना है। अभी यहाँ पे ये कॉमा जैसे बना हुआ है, वो क्या है? जैसे हमने लिखा यू लिखने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा कॉमा जैसा है, फिर हमने लिखा वी ई। तो यहाँ पे ये जो कॉमा है इसे हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं। ये जो अपोस्ट्रोफी है ये डिनोट करता है, इसका मतलब होता है कि आपने कुछ वर्ड्स को, कुछ लेटर्स को, मतलब कुछ अल्फाबेट्स को छुपा दिया है, ठीक है, इस शब्द में से हटा दिया है। जो इसका लॉन्ग फॉर्म है या कंप्लीट फॉर्म जो है उसके उसमें जो कुछ शब्द होते हैं, शब्द नहीं कुछ अक्षर जो होते हैं उनको आपने इससे छुपा दिया है और उसके बाद ये शॉर्ट फॉर्म आया है। तो यू हैव अगर हम देखें तो ये होगा यू HAV, सॉरी बेटा, HAVE। तो अभी जब हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाया है तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला, इसको हमने हटा के यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा दिया। तो अपोस्ट्रोफी क्या करता है, कुछ लेटर्स को, कुछ अक्षरों को हटा करके उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो ऐसे ही हमको ये देखना है कि किसका शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे अगर यू हैव है, मतलब यू और वीई है, तो आप देखिए यहाँ पे कौन से ऐसे
शब्द हैं जिनमें ये वाला स्पेलिंग मैच हो रहा है। अब यहाँ पे यू है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे यू कहाँ पे है। यहाँ पे यू है। अब इसके बाद में यहाँ पे वीई है, तो इसके अंत में वीई भी आ रहा है। मतलब ये जो एच वाला हिस्सा है, एच ए वाला है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हटा करके इसके बदले यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा दिया है। तो यू हैव जो है ये बन जाएगा फुल फॉर्म बन के यू हैव। अब यहाँ पे नेक्स्ट है देयर इज, देयर अपॉस्ट्रोफी फिर एस, तो देयर इज बन जाएगा ये है कांट, ये बन जाएगा कैन नॉट। आगे है दे आर, ये भी यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी है। इसको हम देखते हैं अगले इसमें, ये किसके सिमिलर है, ये है इसके सिमिलर, राइट। अब हम देखते हैं इट इज, इट अपॉस्ट्रोफी एस, तो ये किसके सिमिलर है, ये है इसके सिमिलर। मतलब ये जब इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे, ये अपॉस्ट्रोफी जब हम हटा देंगे, तो ये बन जाएगा इट इज, राइट। अब ये है ही अपॉस्ट्रोफी और डबल एल, ये किसके इक्वल है, ये किस क्या दर्शा रहा है हमको, ये दर्शा रहा है ही विल को। तो जैसे यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी हटा तो यहाँ पे डब्ल्यू और आई आ गया, ठीक है। तो आपको समझती हूँ कि समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप मुझे बाद में कॉल करके या फोन करके भी पूछ सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं आगे, fill in the blanks, fill in the blanks with correct prepositions। अभी prepositions क्या होते हैं, prepositions वो शब्द होते हैं जो हमें किसी भी चीज की पोजीशन बताएं या डायरेक्शन बताएं, मतलब किसी भी चीज की, किसकी, नाउन्स और प्रोनाउंस की, मतलब संज्ञा और सर्वनाम की, जो हमें पोजीशंस बताएं कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी है। अब हमें ये करना कैसे है, ये जो तस्वीर आपको यहाँ दी हुई है, इसको आपको देखना है और इसके मदद से आपको ये प्रपोजिशंस इस्तेमाल करनी है। अभी हम प्रपोजिशंस देखते हैं पहले। ये जो है इन फ्रंट ऑफ, अब इन फ्रंट ऑफ ये जो है इसका मतलब होता है किसी चीज के सामने। ऑन, ऑन मतलब ऊपर। बिसाइड मतलब साइड में, बगल में या पास में, समीप, ठीक है। अंडर मतलब किसी चीज के डायरेक्टली नीचे या फिर उससे एक तल नीचे, ठीक है। लेवल या तो लेवल बिलो होगा या फिर डायरेक्टली बिलो होगा, मतलब नीचे होगा। तो कोई चीज अगर किसी के नीचे है तो हम उसको बोलेंगे कि वो उसके अंडर रखी है। इन मतलब अंदर। तो अब हम देखते हैं द क्लॉक इज डैश द वॉल। अब जो घड़ी है वो यहाँ है। अब घड़ी कहाँ है, दीवार, दीवार के ऊपर है, दीवार पे लगी हुई है, तो यहाँ पे आएगा ऑन। नेक्स्ट है द बॉल इज डैश द टेबल। अब बॉल जो है वो टेबल के कहाँ पे है, डैश नीचे है, मतलब अंडर है। द बॉल इज अंडर द टेबल। नेक्स्ट है द फ्लावर आर डैश द वास। मतलब फूल जो है वो वास में, फूल जो है वो डैश है वास, वास के। तो फूल जो है ये हमारा वास है। अब जो फूल है वो कहाँ है, वास के अंदर रखे हुए हैं ना, तभी तो वो बाहर निकल रहे हैं उसमें से। उसकी जो टहनियां होंगी नीचे वो वास के अंदर होंगी, तभी फूल ऊपर दिख रहे हैं। तो ये आएगा द फ्लावर्स आर इन द वास। नेक्स्ट है द कारपेट इज डैश द टेबल। अब जो कारपेट है वो टेबल के एकदम सामने रखी है ना। तो ये जो इन फ्रंट ऑफ है, मतलब सामने के लिए इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पे आएगा द कारपेट इज इन फ्रंट ऑफ द टेबल। नेक्स्ट है द चेयर इज डैश द टेबल। अब जो चेयर है ये इसके साइड में है, इसके समीप है, बगल में है, तो इसके लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे बिसाइड। ओके, तो आप स्पेलिंग ऊपर से यहाँ से स्पेलिंग्स चेक कर सकते हैं और आंसर्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है
इसमें पहले तो हमें कुछ बताया है। Proverbs are short, wise sayings. For example, old is gold. This means that anything which is old has more value. तो इन्होंने हमें बताया है कि proverbs क्या होते हैं। Proverbs ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जिनका जो बहुत ही मीनिंगफुली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही जाने पहचाने वाक्य होते हैं छोटे छोटे, और इनका बहुत ही ट्रू मीनिंग होता है, राइट। जैसे ओल्ड इज गोल्ड, तो ओल्ड इज गोल्ड किसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे कोई भी हमारे घर में पुरानी चीज होगी जो बहुत मजबूत होगी, या कोई बहुत चीज अच्छी होगी जो पुरानी है, या हम कभी कभी कहते हैं कि पुराने समय का सामान जो होता था वो ज्यादा मजबूत होता था इस समय के कंपैरिजन में। तो जब हम ऐसी चीजें बोलते हैं, और ये तो सच भी है, जो पुरानी चीजें होती थी वो ज्यादा मजबूत होती थी, और अभी जो चीजें आती हैं वो जल्दी टूट जाती हैं। तो इन सब चीजों के लिए हम इस प्रोवर्ब को इस्तेमाल करेंगे, ओल्ड इज गोल्ड। मतलब पुरानी जो चीजें होती थी उनकी ज्यादा वैल्यू होती थी आज के कंपैरिजन में। ओके, हम ऐसे ही और प्रोवर्ब्स देखेंगे और देखेंगे उनका मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे आपको इस वाले कॉलम में आपको प्रोवर्ब्स दी हुई हैं, और इस वाले कॉलम में आपको उनके मीनिंग दिए हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते जाते हैं, और फिर आप देखिएगा कि कौन सा प्रोवर्ब किस मीनिंग के साथ मैच होगा। पहला है लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप मतलब हमें आगे चलने से पहले हमेशा देखना चाहिए। ओके, मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए कुछ भी करने से पहले। नेक्स्ट है यूनिटी स्ट्रेंथ, मतलब एकता में बल है। नेक्स्ट है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, मतलब जो दोस्त मुसीबत में काम आए वही सच्चा दोस्त है। अगला है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मतलब जब अंत भला होता है तो सब कुछ भला होता है। तो जो जिस चीज का एंड अच्छा होगा मतलब वो पूरी चीज अच्छी हो जाती है। अगला है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, मतलब जब हम एक साथ होते हैं तो हम डटकर सामना कर सकते हैं किसी चीज का, लेकिन अगर हम अलग अलग होंगे, मतलब हम आपस में बात नहीं करते, हमारा रिलेशन किसी से अच्छा नहीं है, तो हम डटकर सामना नहीं कर पाएंगे। कोई भी मुसीबत आएगी तो हम सबसे पहले उससे अफेक्ट होंगे, उसका नेगेटिव प्रभाव जो है वो हम पे सबसे पहले पड़ेगा। तो जब हम सभी के साथ होते हैं तो हम हर चीज का डटकर सामना कर सकते हैं, हर मुसीबत का। ओके, अब हम मीनिंग्स देखते हैं। आपको मैच करनी है, ये मीनिंग सारी उल्टी पुल्टी दी हुई है, आपको मैच करनी है कि कौन सा मीनिंग किससे मैच होगा। तो ये है इफ वी रिमेन यूनाइटेड वी सक्सीड, बीइंग डिवाइडेड वी फेल, मतलब कि अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो हम सक्सीड करेंगे, मतलब हमें कामयाबी मिलेगी, और अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हम पक्का फेल होंगे। तो हमने अभी अभी जो प्रभाव पढ़ा था लास्ट वाला, ये वाला, ये तो इसका मीनिंग लग रहा है, तो आप इसको उस वाले मीनिंग से जोड़ देंगे, राइट। चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये वाला जो है, अगर हम इसको नंबर्स दे दें 1 2 3 4 5, राइट। तो हमारा 5 वाला जो है वो यहाँ पे फिट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं 5 नंबर लिख दूं कि जो मेरा 5 वाला प्रोवर्ब है, 5th नंबर पे जो प्रोवर्ब है वो इससे मैच हो रहा है। अब हम अगला मीनिंग देखते हैं। अ पर्सन हु हेल्प्स इन नीड ऑफ अ पर्सन हु हेल्प्स इन टाइम ऑफ नीड इज अ ट्रू फ्रेंड, मतलब वो व्यक्ति जो हमें मुसीबत में मदद करता है वही हमारा सच्चा मित्र है। तो ये जो थर्ड प्रोवर्ब है इसका भी तो यही मतलब है, तो मतलब ये और ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3। अब हैप्पी एंडिंग, मतलब सुखद अंत, मतलब खुश अंत, किसी चीज का जो अंत है वो खुशनुमा है, हैप्पी है।
तो हमने यहाँ पे प्रोवर्ब नंबर 4 में पढ़ा था ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मतलब जब अंत अच्छा होता है तो पूरी चीज अच्छी हो जाती है। तो नंबर 4 प्रोवर्ब का मतलब है ये वाला मीनिंग। नेक्स्ट है बीइंग यूनाइटेड मेक्स अस स्ट्रॉन्गर, मतलब जब हम एकता के साथ रहते हैं तो हम ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो ये जो मीनिंग है ये प्रोवर्ब 2 से मैच कर रही है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रोवर्ब नंबर 2। अब अगला है, लास्ट जो है हमारा, वो है थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन, मतलब ये हमारा पहले वाले से मैच कर रहा है। इसका भी यही मतलब था ना कि जब आप आगे बढ़ो या कुछ करने जाओ तो आप ध्यान रखो कि आप क्या कर रहे हो, पहले आप जांच परख लो, सोच लो, उसके बाद कोई कार्य करो। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोवर्ब नंबर 1। आई होप आपको सब क्लियर है। तो आप अपना काम करिए और आज शाम तक सबमिट कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। बाहर मत घूमिए अननेसेसरी, जब भी बाहर जाओ मास्क लगा के जाओ। टेक केयर, बाय, टाटा।